तो दत्तोपंत जी से आपने पहली बैठक के बारे में और ये जो चर्चा करी, ये दत्तोपंत जी ने कहा था ये सारा। ये तो ऐसा है कि हम तो थे नहीं, और बहुत समय तक तो ये भी पता नहीं लगा कि बीएमएस की पहली बैठक में कौन कौन थे, कभी जिक्र ही नहीं आता था। बाद में फिर कई चक्कर से ऐसे नाम सोच करके, हाँ कोई पंजाब से भी गया था, यूपी से गया था, एक बंगाल से भी आए थे, ऐसा वो ठेंगड़ी जी बताते थे। क्योंकि और तो या उस समय रमन भाई शाह थे, वो उस बैठक में जरूर थे, तो उनको थोड़ी, लेकिन वो कोई कभी जिक्र नहीं आया, तो उनको भी कोई याद नहीं कि कौन था कौन। बल्कि उन्होंने जो एक बड़ी मज़ेदार घटना बताई कि बीएमएस का नाम तय कैसे हुआ। तो बैठक जब हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अपना संगठन बनाना है और उसका नाम क्या होना चाहिए। तो अब लोगों ने कई सुझाव दिए, राष्ट्रीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय श्रमिक संघ, ऐसे। तो ज़्यादातर श्रमिक संघ या कामगार संघ ये जो संचालक थे। तो ठेंगड़ी ने कहा कि भाई कई सुझाव आप लोगों दिए, लेकिन फाइनल कौन सा किया जाए। तो किसी ने कहा कि भाई आपने सुन ही लिया, तो आप बता दो कौन ठीक रहेगा। हम कर लेंगे, ऐसे मैं बता दूं ये क्या बात है, हम करते हैं तो सब मिलकर तय करेंगे। तो फिर कैसे तय किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, हमारे में जो बड़ी उम्र का है सबसे, वो इसका फैसला करें। अब ये ठेंगड़ी के जो कहने के मुताबिक तो लगता है कि ठेंगड़ी के मन में एक नाम था कि राष्ट्रीय श्रमिक संघ रखा जाए, और बताते हैं कि वो उसके लिए एक पेपर भी तैयार करके ले गए थे बैकग्राउंड कि ये नाम हो। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मैं जो कहूँ वो तय हो, सबसे मिल करके, यानी सामूहिक निर्णय हो। ये एक विचार था, सामूहिक विचार, सामूहिक निर्णय। तो उन्होंने फिर रास्ता निकाला, लेकिन मन में था, और उन्होंने नाम जिनका लिया तो वो मन में था कि ये व्यक्ति भी उसी नाम को हाँ करेगा। तो वो बंगाल के एक थे। तो अब नाम तो याद नहीं है कौन सा था, लेकिन बंगाल के थे, ले दादा उनको कहते थे। तो वही बड़ी उम्र के भी थे बाकियों से। तो ठेंगड़ी ने कहा कि भाई दादा अब आप पढ़ाए, आप तय करना। तो वो खड़े हुए, कहने लगे जो नाम आपने बताए हैं, तो मुझे अगर पूछोगे तो मैं तो पसंद करूँगा राष्ट्रीय श्रमिक संघ होना चाहिए, क्योंकि मैं बंगाल का हूँ और श्रमिक हमारे यहाँ बहुत चलता है। लेकिन जब लेकिन कहा तो फिर ठेंगड़ी जी को थोड़ा खटका के मामला गड़बड़ होगा। लेकिन पंजाब के भाई ने जो बताया है, मुझे लगता है कि वो बड़ा सरल है, क्योंकि ये श्रमिक भी जो है ये ठीक है, हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है, लेकिन बाकी तो नहीं चलता। किसी जगह कामगार चलता है, लेकिन मजदूर जो शब्द है ये इतना सरल है कि सब जगह चलता है। क्योंकि पंजाब के एक व्यक्ति ने ये भारतीय मजदूर संघ नाम सुझाव दिया था, तो ये मेरा ऐसा कहना कि ये तय किया, तो इसलिए वो भारतीय मजदूर संघ इन्हें तय हो गया। तो इसमें एक ये नाम तय हुआ, लेकिन एक इसमें सिद्धांत की बात भी, जो बाद में सिद्धांत बनकर के बीएमएस से उभरा। ठेंगड़ी जिक्र कहते थे कि भाई अपना जो संगठन है वो सामूहिक चिंतन, सामूहिक विचार, सामूहिक निर्णय, ये इस तरीके का अपने को चलाना है। एक ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति है, नेता है, वो बोलेगा तो बाकी सब यस करें। तो पहले दिन से ही ये ध्यान रखा गया कि सामूहिक विचार करके ही निर्णय लेना है। तो ये उसके फिर एक और एक घटना बताते हैं। वो जैसे ये बैठक हो गई और आपको बताया पब्लिक मीटिंग भी हो गई, और तो पब्लिक मीटिंग हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन वो क्या हुआ मुझे याद नहीं। हाँ वो हुई थी, उसमें बल्कि एक पब्लिक मीटिंग में और एक कार्यकर्ता थे, तो ठेंगड़ी कहा कि इनका भाषण होगा।
और वो नया नया था तो क्या बोलना, तो उसको काफ़ी कुछ इन्होंने समझाया कि ये बोलना वो बोलना, वो रात भर उनके साथ। लेकिन अगले दिन जब वो बोले तो जो कुछ उसमें तय हुआ था उसको छोड़कर बाकी सब कुछ बोले, लेकिन बोले बहुत बढ़िया, क्योंकि मजदूर थे तो ये भी बताते हैं। लेकिन एक और बड़ी मजेदार जो घटना उनके कितने आत्मविश्वास की, वो बैठक के बाद किसी एक समाचार पत्र में, उस समय तो अपना पता है, एक छोटी सी खबर छप गई थी कि भाई भारतीय मजदूर संघ नाम का एक संगठन शुरू हुआ और ठेंगड़ी जी ने किया ऐसा। तो ये नागपुर में पहुंचे, तो नागपुर में इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं बुलाई, लेकिन इनके कोई मित्र थे पत्रकार, उनको पता लगा ठेंगड़ी आए, तो न्यूज़ भी पड़ी थी, वो मिलने के लिए आ गए। तो चाय पीते हुए गपशप करते हुए तो उन्हें पूछना शुरू किया कि भी पता लगा कि आपने एक मजदूर संगठन शुरू किया नया। कहने के हाँ किया है, और उसका नाम हमने भारतीय मजदूर संघ रखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप ये बताओ कि भाई आपका कितने प्रांतों में काम है। मैंने कहा अभी तो किसी प्रांत में नहीं, अभी तो हमने शुरू किया, अब जाएंगे प्रांतों में। फिर आपकी यूनियन कितनी है इस समय? तो उनका कोई यूनियन अभी तो बनाया गया। फिर आपकी मेंबरशिप कितनी है? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ट्रेड यूनियन में सीधी मेंबरशिप नहीं होती, सीधी होती तो बैठक में जितने थे वो तो मेंबर हो ही सकते थे, लेकिन यहाँ तो यूनियन पहले बनती हैं, रजिस्टर होती हैं, फिर वो एफिलिएट होती है, वो जो मेंबरशिप है वो संगठन की मेंबरशिप मानी जाती है। तो जब कोई यूनियन ही हमारी नहीं है तो मेंबरशिप कहाँ से होनी? लेकिन हाँ, एक मेंबर जरूर है शुरू से पक्का हमारा, वो कौन है? वो कौन? ऐसा होता है। खैर, हंसी की बात हो गई। तो फिर किसी ने कहा कि आपके पदाधिकारी कौन कौन है? उनका तो हमारा अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं। तो ये सारा सुनने के बाद एक पत्रकार भी इनका बड़ा मित्र था, वो बड़ा खींच भी गया और कहने का ठेंगड़ी अच्छा चलो और कुछ नहीं तो कहा आपका संविधान तो बना होगा, वो बता दीजिए तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे। तो कहने के नहीं, अभी संविधान कहाँ बना है, अभी तो हमने तय किया है 2-3 लोगों को संविधान बनाए। अब इससे तो और भी खींच गया वो कार्यकर्ता। तो उसने कार्यकर्ता ने कहा कि क्या आप कहते हो बनाया संगठन, कोई आपकी मेंबरशिप नहीं, कोई यूनियन नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, तो क्या आपने शुरू किया? तो ठेंगड़ी जी ने कहा कि भाई देखो, जो कुछ है मैंने आपको बताया, मैंने अपनी ओर से आपको मैं जोड़ करके बताऊं, बढ़ा कर बताऊं, ये कोई मतलब नहीं। जो बैठक हमारी हुआ है जो वो मैंने आपको बताया, और ये है कि भाई हमने 0 से काम शुरू किया है। तो फिर एक जो मित्र थे उन्होंने कहा कि ऐसे ही बाद में कि आपने शुरू जिस ढंग से किया है संगठन, और कम्युनिस्टों का इतना बोलबाला है, तो इस तरीके का अब संगठन उनका कोई मुकाबला कर सकेगा? तो उस समय ठेंगड़ी जी ने एक ही कहा, वेट एंड वॉच, बस ये उनका शब्द। अब ये बात हमें कब पता लगी? जब 1982 में शायद वेरिफिकेशन हुआ, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है पहला तो 1967 में हुआ था, उसके बाद 15 साल कोई वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। और ये 4 ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज थी, इंटेक थी, एटेक था, HMS था, और एक UTC था। तो अब BMS बन गया, फिर C2 बन गया, फिर सरकार के ऊपर जोर के भी करो। अब उसमें मतभेद ये था कि लेफ्टिस्ट कहते थे कि भाई और इलेक्शन से होना चाहिए, वोटिंग से होना चाहिए, मेजॉरिटी किसकी है, और इंटेक वाले कहते थे कि नहीं, यह वेरिफिकेशन से होना, मेंबरशिप की वेरिफिकेशन से होना चाहिए। अब BMS का इनमें से दोनों को क्योंकि हम तो चाहते हैं वेरिफिकेशन किसी ना किसी ढंग से होना चाहिए, हमारा भी नाम आना चाहिए कि हम सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हमने तो ये लिया कि भाई
आप किसी ढंग से करो। अगर इलेक्शन से भी करना है तो वो मेंबरशिप के इलेक्शन होना चाहिए, जो मेंबर्स हैं कोई वोट डालें, ये नहीं कि कोई भी वोट डालें, ऐसा एक्सटेंड लिया। लेकिन 2-4 बैठकें हुई तो उसमें कोई एक मत बनता ही नहीं था। उस समय एक लेबर सेक्रेटरी आए थे, एक देशमुख थे, बाद में वो महाराष्ट्र में जा कर के वो सेक्रेटरी बने थे। तो वो थे, अच्छे सज्जन थे और हमारे विचारों के लगते हैं ऐसा। तो उनसे फिर हमने बातचीत की कि भाई, उन्होंने कहा भी हम करना तो चाहते हैं, ये पक्का है। तो कहा कि फिर आपके पास तो एक पुराना सिस्टम तो है ना, नया सिस्टम आप इवॉल्व करना चाहते हो, लोगों का मत है, उसको छोड़ो। तो आपने जैसे पहले 67 में किया था उसी तरीके से आप करो, वो तो आपके हाथ में है। तो वो मेंबरशिप की सैंपल, उसको सैंपल वेरिफिकेशन कहते हैं। आप मेंबरशिप बताओगे, रिकॉर्ड बताओगे उसमें से, और 100 में से 10 लोगों को पूछेंगे तो वो जिसका कहेंगे वो उसको यस कर, ऐसा सिस्टम था। तो ये बात उनको जच गई और उन्होंने फिर वेरिफिकेशन का निकाल दिया। अब उसमें ये लेफ्टिस्ट वालों ने तो बाइकाट किया, तो हम इंटक थे, हम थे HMS, हालांकि बाइकाट करने वाले HMS भी थे, लेकिन उन्होंने हिस्सा लिया और भी एक दो ने हिस्सा लिया, तो हम सेकंड पोजीशन पर आ गए। तो जब सेकंड पोजीशन पर आए तब उस पत्रकार ने ये बात हमें बताई कि देखिए 55 में ठेंगड़ी जी ने कहा था वेट एंड वॉच, तो अब ये देखो अब सेकंड पोजीशन पर एकदम आ गए। तो ऐसा एक उन्होंने ये घटना बताई थी। अब ये ठेंगड़ी ने बताया तो हम, अब उन्होंने किन शब्दों में बताया होगा बात अलग है, लेकिन घटना को हम फिर अपने ढंग से उसको बताते थे। अभी 0 से शुरू किया। और मज़ेदार बात यह है कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि एक भी अपने देश का मजदूर संगठन 0 से शुरू नहीं हुआ। यानी इवन पहला संगठन भी सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन AITC, ये भी 0 से नहीं शुरू हुआ। ऑलरेडी यूनियन चलती थी, उनको इकट्ठा करके उन्होंने AITC बनाया। ऐसे इंटक का भी जो बनी बाद में, तो उनके भी यूनियन कोई चलती थी, खासकर एक तो अहमदाबाद में जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी वो थी, और एक दो थी, तो उनको मिला करके इंटक बना। सबका ही ऐसा, लेकिन BMS एक ऐसा था, जैसे बताया कि 1955 में कुछ नहीं था, 0 था, तो 0 से शुरू किया था। ये जो डे फर्स्ट से पहले दिन से ही नॉन पॉलिटिकल का कंसेप्ट था, इसमें क्या क्या बातें ध्यान में आने वाली है? ऐसा है कि ठेंगड़ी जी जो बताते थे, मैं सब वही बता रहा हूँ जो ठेंगड़ी जी बताते थे, क्योंकि हमारा तो कोई, हम तो थे ही नहीं ट्रेड यूनियन को, जानते नहीं थे। उनका कहना था कि भाई ट्रेड यूनियन जो है वो मजदूरों के लिए है, तो ये संगठन जो है मजदूरों के लिए और मजदूरों द्वारा चलाया जाने वाला ऐसा अपना संगठन हमने चलाना है। तो इसमें कोई पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो भी रहेगी वो तो कभी ना कभी शासन में आएगी, और ट्रेड का काम क्या है कि मजदूरों के हितों की रक्षा करना, और झगड़ा जो है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट से आएगा, प्राइवेट में तो होता ही है, लेकिन अपने देश में ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर है तो गवर्नमेंट से ही आना है। तो पॉलिटिकल पार्टी से अगर एफिलेटेड कोई ट्रेड यूनियन रहेगा, मजदूर संगठन, तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलेगा नहीं। तो एक ही वक्त में दो अपने जो मालिक हैं उनकी सेवा नहीं कर सकते। या तो आपको मजदूरों को पक्ष में जाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे, और अपनी पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। और अगर गवर्नमेंट के पक्ष में जाते हो तो मजदूरों का आप नाम लेकर आ रहे हो तो मजदूरों के विरोध में बात करोगे। इसलिए, और इतना ही नहीं, तो बाद में एग्जाम्पल देते थे कि ग्रेट ब्रिटेन में भी जो मजदूर कांग्रेस बनी,
तो वो पहले ट्रेड यूनियन बना हुआ, यानी ये एक भी मजेदार बात है, हिस्ट्री के उल्टा। पहले ट्रेड यूनियन बना और ट्रेड यूनियन ने तय किया कि अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, तब लेबर पार्टी बनी। अच्छा। और लेबर पार्टी में जो ज़्यादातर बुजुर्ग उनके कांग्रेस वाले थे, लेबर जो उनकी थी, तो वो उन्होंने लेबर यानी पार्टी बनाई और इसलिए कुछ साल वो इकट्ठे चले। और बाद में उनको अनुभव आया कि ये नहीं चल सकता, तो इसलिए फिर से वो लेबर पार्टी से अलग होकर के ट्रेड यूनियन कांग्रेस उनकी चली। तो ये उनका अपना अनुभव, तो इसलिए कहते थे कि भाई वो नॉन पॉलिटिकल। और इसके लिए एक शब्द बहुत प्रयोग करते थे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, हाँ पॉलिटिकल तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुन कर आई हुई गवर्नमेंट, हम हर गवर्नमेंट के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं रखेंगे। और एक जैसे का मतलब क्या है कि अगर वो गवर्नमेंट मजदूरों के पक्ष में काम करती है तो हम उसका साथ देंगे, अगर मजदूरों के विरोध में काम करती है तो हम उसका विरोध करेंगे, और मजदूरों को अगर वो पीटना चाहेगी तो हम खड़े होकर रक्षा करेंगे, तो हमें भी पीटना पड़ा, गौरों को पीटें, लेकिन एक जैसा व्यवहार करेंगे। ये नहीं कि फलानी पार्टी है तो इसलिए इसके साथ साफ्ट और दूसरी है तो इसके साथ कोई दूर कर ले, तो एक जैसा व्यवहार, ये एक शब्द रहता था। और फिर वो ये भी कहते थे कि भाई नॉन पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति का विचार ही नहीं करेंगे। नॉन पॉलिटिकल मतलब ये है कि ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है उससे ऊपर रहकर हम काम करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कैसे चलती है, राजनीति में क्या होना चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए देश के लिए, तो उसका तो हम विचार करेंगे। उसी को राष्ट्रनीति वो कहते थे कि इसको हम राजनीति ना कहकर राजनीति कहेंगे, लेकिन मतलब एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर इस तरीके का वो उनका ये रहता था। तो ये वो कहते थे कि ये ऐसे प्रत्यक्ष कभी परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन बीएमएस को मिला हो? गुरु जी का मार्गदर्शन तो ऐसा प्रत्यक्ष हमें मिला हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ठेंगड़ी के साथ उनकी बाद में जो एक तो घटना है वो भी ठेंगड़ी जी ने जो बताई। तो गुरु जी का किस तरीके से मार्गदर्शन मिलता था, एक बार वो दो घटनाएं बताते थे। एक तो ये कि नागपुर में ठेंगड़ी जी रहते थे, ज़्यादा संघ कार्यालय में रहते थे, तो उस समय बीएमएस का काम शुरू हो गया था, लेकिन अपना कोई काम नहीं था। और ठेंगड़ी का ये था कि वो हर एक के साथ उनका संपर्क रहता था, केवल बीएमएस ही होना चाहिए ऐसा नहीं। तो वहाँ एक कोई मजदूर यूनियन चलती थी और ठेंगड़ी से उनकी मित्रता थी, तो उन्होंने कोई धरना दिया हुआ था। अब धरने को कई दिन हो गए तो कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो उनका जो कोई नेता था वो संघ कार्यालय में आ गया। तो कहीं गुरु जी से ही उसकी भेंट हो गई, तो उनका जो ठेंगड़ी जी को मिलना था, तो गुरु जी ने पता कराया तो कहने की ठेंगड़ी तो नहीं है। तो वो जाने लगा, गुरु जी को लगा कि निराश होकर जा रहा है। उनका सुना, क्या काम था आपको ठेंगड़ी से? तो उन्होंने कहा ये ऐसा है कि हमने वो ये जो डेली वेजेस मजदूर हैं उनका धरना दिया हुआ है और मांगने कुछ सुन नहीं रहा, तो हम सोचते थे कि अगर ठेंगड़ी जी आ जाते, उनका भाषण हो जाता तो हमारे लोगों का हौसला बढ़ जाता। तो
ठेंगड़ी तो नहीं है। अब उसको पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने कहा गुरु जी अगर ठेंगड़ी नहीं तो आप ही आ जाइए। गुरु जी ने सोचा, पर कहने लगा अच्छा कल तुम इस समय आना, अभी मैं कुछ नहीं कहता। तो आया अगले दिन। अब हो सकता है गुरु ने सोचा कि भाई नहीं आएगा वो, लेकिन वो आ गया। अब गुरु जी तैयार होकर के और उन्होंने कहा जो भी था उनका कोई कि चलो, तो गए उनके साथ। तो उन्होंने भाषण दिया वहाँ पर, और वो ठेंगड़ी बताते थे कि उनका भाषण वो पेपर में भी छपा कि गुरु जी ने मजदूरों के बारे में उन्होंने कहा कि डेली वेजेस वालों को इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए ना, मिनिमम वेज तो कम से कम उनको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था। तो ये तो एक घटना बताते हैं। और दूसरा जो मार्गदर्शन की बात है ये कि 1968 में या 64 में सरकारी कर्मचारियों का स्ट्राइक हो रहा था ऑल इंडिया का, और पेपर में आ रहा था। तो ठेंगड़ी जी कार्यालय में आया तो गुरु जी भी थे। मुझे पूछा क्यों दत्तोपन, अरे वो सरकारी कर्मचारी स्ट्राइक पर जा रहे हैं। कहने लगा हाँ जा रहे हैं। तो बीएमएस का इसके बारे में क्या कहना है? कहीं हमारा तो कोई यूनियन नहीं है। तो गुरु ने कहा कि आज नहीं है लेकिन कल को हो सकता है ना, तो उसके बारे में कुछ आपको बोलना चाहिए ना। तो चुप कर गई। उन्होंने कहा ठीक है आओ इधर। अब कमरे में ले गया और बैठे कि लिखो ये स्टेटमेंट भेजो अपने नाम से। तो वो स्टेटमेंट बताया कि सरकारी कर्मचारियों को जैसे काम करने का अधिकार है, ऐसे काम ना करने का भी अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो ये और बाकी उनको समय समय पर जो, और बल्कि तो ठेंगड़ी बताते हैं कि ये जो बीएमएस का जो ये सिंबल तय किया, ये गुरु जी का ही बताया हुआ था। और उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो अंगूठा है इसके बारे में, मुट्ठी तो है ही है लेकिन अपना जो सिंबल है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस वापरें। तो उनका कहना था कि जो भी कोई काम करने वाला व्यक्ति है उसका काम अंगूठे से ही चलता है। अंगूठा ना हो तो उंगलियां नहीं काम कर रही। आपको लिखना है तो भी पेन पकड़ना पड़ेगा, आपको खेत में काम करना है तो भी पकड़ना पड़ेगा, और भी काम करना है तो ये अंगूठा जरूरत है। अंगूठा जो है ये महत्व का है और इसलिए इसको आगे रखना चाहिए। तो ये और भी ऐसे दो चार बातें जो बीएमएस ने अलग से की, वो गुरु जी की ओर से संकेत मिला ऐसा। बाकी कोई सीधा कोई हमारी बैठक में आकर के ऐसा कुछ नहीं। बाकी ये जो आपने बताया पूना की बैठक हुई थी तो उसमें उनके भाषण हुए थे, तो ना आर्थिक नीति पर भी था विचार था। और ये श्रमिकीकरण की भी जो बात बीएमएस ने की, तो ये भी गुरु जी का ही संकेत था कि मजदूरों को एक पार्टनरशिप मिलनी चाहिए फैक्ट्री में, श्रमिकीकरण ये जो बीएमएस। तो इस तरीके से तो लेकिन कोई किसी बैठक में आकर के उन्होंने किया हो ऐसा कुछ। ठाणे बैठक में पर मुझे गुरु जी ने क्या क्या कहा, कुछ आपको स्मरण है अभी? मुझे कोई उस समय तो हम और गुरु जी के विचार बहुत ऊपर रहते थे। थोड़ी देर याद रहते, बाद में कोई याद नहीं रहा क्या। और ये जो बात आपने की ये ज़रूर याद है कि उन्होंने ये पूछा था, मतलब जब परिचय हुआ तो खड़े हुए तो उसी समय ये पूछा था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हाँ हाँ अरे ठीक है बैठो बस।
क्योंकि दत्तोपंत जी तो 49 में इंटक में चले गए थे, इंटक में चले नहीं गए मतलब थे। हाँ, उसमें काम उन्होंने सीखना। इंटक में काम किया 49 तो, क्योंकि वो जो गए तो गुरुजी के कहने पर गए जी कि भाई अपने को आगे बुजुर्ग क्षेत्र में काम करना है तो तुम जरा इनमें जाओ, तो ट्रेनिंग लो ट्रेड यूनियन का, क्योंकि ये ज़रा काम अलग प्रकार का है। तो उनके उस समय मिलने जुलने वाले तो थे, लेकिन कोल एरिया में उनके मिलने जुलने वाले थे, इसलिए कोल एरिया में जो यूनियन चलती थी इंटक में वो उसमें चले गए। और फिर ठेंगड़ी का अपना स्वभाव, उसके कारण धीरे धीरे एकदम बहुत ऊपर आ गए। और इतना नहीं तो कम्युनिस्टों की यूनियन में भी, पोस्ट ऑफिस की यूनियन में भी वो कुछ समय रहे, लेकिन बाद में वो बकायदा वहाँ से छोड़ करके हट करके ही बीएमएस बनाया। ये उधर रहते हुए बीएमएस नहीं बनाया। लेकिन बीएमएस बनाया तब दत्तोपंत जी का मजदूर क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो गया था। वो तो है ही, क्योंकि कई साल तक उधर काम किया उन्होंने। पहले राष्ट्रीय और शुरू से ही वो ऐसा भी दिखता है कि ठेंगड़ी जी के कोई जो विचार थे, क्योंकि लोग उनको कम्युनिस्ट कहते थे, ये कम्युनिस्ट टाइप है, और इसलिए संघ के भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे और गुरुजी के घर में रुकते थे ज़्यादातर। तो कई बार लोग कहते थे कि गुरुजी ने और एक कम्युनिस्ट को अपना ठहरा रखा। और एक बार तो गुरुजी ने ही बड़े अपना जो उनका स्वभाव था, तो शायद थाना बैठक की बात है या और ऐसी बातों नाम आया परिचय के लिए, तो बीएमएस, अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आरएसएस, ये उनके शब्द। तो ठेंगड़ी जी का ऐसा रुझान शुरू से था, ऐसा लगता है, और फिर इनमें गए काम किया तो हुए, अनुभव तो था। पहले अधिवेशन में आप थे 67 वाले में। हाँ, पहला अधिवेशन, यही मजेदार बात है। ये जो मैं शुरू बात की थी, जीरो से काम शुरू किया 1955 में, जो हमने शुरू किया तो कुछ नहीं था और कोई अधिवेशन कुछ नहीं। 12 साल के बाद पहला अधिवेशन, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा, नहीं तो बाकी जितने भी पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं वो तो पहले ही अपने अधिवेशन में उनके अधिकारी चुने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है कि पहले यूनियन बनाओ, यूनियन की मेंबरशिप हो, फिर वो रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद फिर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट होती है, तो वो मेंबरशिप उनकी मानी जाती है। तो इसलिए फिर हमने 12 साल, और ये ठेंगड़ी का बहुत प्रवास चलता था, लेकिन उस समय तो हालत ये थी कि कोई काम ही नहीं था। तो ठेंगड़ी जी के पास इतना समय था, वो ज़बरदस्ती से, अच्छा भाई आपके प्रांत में आ रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करते थे, विद्यार्थी परिषद वालों को बुलाना, उनकी कोई मीटिंग कर लेना, संघ का कोई कार्यक्रम हो जाना, और बाकी कुछ अपने लोग मिल लेना, बस ये होता था। ये तो बहुत बाद में, फिर तो बाद में तय हुआ कि हाँ अपना अधिवेशन किया जाए। जब अधिवेशन किया तो उस समय काफ़ी प्रांतों में काम शुरू हो चुका था। मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं तो 15-16 प्रांतों में तो उस समय काम शुरू हो चुका था, थोड़ा बहुत हर प्रांत में कुछ, इसलिए वो पहला अधिवेशन किया दिल्ली में था। जब पहली बार बीएमएस 1 नंबर की ऑर्गेनाइजेशन बनी, तब दत्तोपंत जी का क्या रिएक्शन था? ठेंगड़ी जी का, ठेंगड़ी जी का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रिएक्शन इतना ही था कि भाई अब नंबर 1 पर हैं तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है, ये था। तो अपने को नंबर 1 के नाते ही व्यवहार करना होगा था, मजदूरों की समस्याओं को उठाना, सीरियसली लेना, उसके लिए कुछ करना, ये एक ही रिएक्शन था। तो ध्यान में आया कि भाई
ये जो टोटल मजदूर बताया जाता है, इसमें मेजॉरिटी जो है, थम्पिंग मेजॉरिटी, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की है। जो बड़ी फैक्ट्रियों में, मिलों में काम नहीं करते, डेली वेजेस हैं, और इधर उधर काम करने वाले, खेत में काम करने वाले, तो इसमें तो अपनी कोई यूनियन ही नहीं है और कोई अपनी मेंबरशिप नहीं, और हमारी क्या किसी की भी नहीं है। केवल यूनियन मतलब फैक्ट्री में, दफ्तरों में, और वो तो ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज है, उनके लिए कानून भी है, उनको ठीक पैसा भी मिलता है। लेकिन जिनके लिए कोई कानून नहीं, जो ऑर्गेनाइज भी नहीं, वो बड़ी संख्या तो हुई, और उन्हीं के साथ अन्याय होता है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो तब ध्यान में आया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहिए। वो काम तो बहुत मुश्किल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एक फैक्ट्री में जाना, 1000 मजदूर काम करता है, आपको कम से कम 100 लोग तो आपकी बात सुनने आ ही जाएंगे। लेकिन एक एक मजदूर काम करता है, तो उनको इकट्ठे कैसे करना? छोटी छोटी फैक्ट्रियों में कहीं 2, कहीं 4 दुकान पर काम करने वाले, तो ये बहुत टेढ़ा काम, और ये नहीं हो सका, कोई भी नहीं कर सका। बीएमएस ने शुरू तो किया, यूनियन भी बनाई, लेकिन एक्चुअली कर नहीं सके। वो आज भी सभी ट्रेड यूनियन का यही हाल है। केवल हमने सोचा तो सही, हमने तो कम से कम बनाई भी, बाकी किसी ने तो ढंग से सोचा भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जो अभी भी, और अब तो वैसे ही ट्रेड यूनियन काफ़ी ढीली हो गई है, ये खास करके जो नई पॉलिसी आई और उसके बाद जो, तो ये है। ऐसे सभी क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन, किसानों के ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह ये आंदोलन का काम अभी आप क्यों लगता है ठंडा क्यों हो रहा है? यहाँ तक कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन, कोई भी ठंडे के 2 कारण लगते हैं, 2 या 3। एक तो ये है कि मिलिटेंसी कम हो गई है, और मिलिटेंसी कम होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले मजदूरों को बहुत थोड़ा मिलता था पैसा, एक मन में था कि ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी था कि मानो स्ट्राइक पर गए और एक दिन का पैसा कट गया, तो कितना कटेगा? 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये, बाद में 100 रुपया। लेकिन अब ट्रेड के कारण कहो या आर्थिक स्थितियां ऐसी देश दुनिया भर में बदली, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मजदूर कर्मचारी है उसका पैसा बढ़ता गया, और वो यहाँ तक बढ़ गया कि आज जो है, हालांकि देखा जाए तो एक बात हम ये भी कहते थे कि भाई अपना वेतन क्या है, पे जो है क्या है, ये नोट हमारा पे नहीं है, नोट की क्या वैल्यू है। लेकिन नोट से जो हम चीज़ खरीदते हैं, हमारी आवश्यकताएं, वो कितनी मिलती हैं, वो हमारा पे है। तो नोट तो बढ़ गए, लेकिन एक्चुअल पे हमारी कम होती गई, ये तो हुआ। लेकिन इसी के कारण से करते करते वो पैसा इतना बढ़ गया, और भी कई मार बोनस, ये फलाना और ये सब मिलाकर अब आज आप देखो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में खास करके, और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें एक चपरासी भी जो है वो 10-12 हज़ार से कम नहीं लेता है, और बाकी जो है वो तो पुराने, तो वो तो 20-30 हज़ार तक उनको पे मिलती है, और सब मिला लिया जाए तो और भी ज़्यादा बन जाए। और आज अगर एक दिन हड़ताल की तो मजदूर सोचता है कि कितना पैसा जाएगा,
2,000 4,000 नुकसान हो जाएगा, इसलिए हिम्मत नहीं होती, तो मिलिटेंसी कम हो गई। और दूसरा ये है कि ये जो नई आर्थिक नीतियां आई हैं, जो कुछ भी आगे बढ़े, उसमें धीरे धीरे एक सिस्टम आ गया जिसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं। और यहाँ तक कि आर्मी सेक्टर में भी, जहाँ परमानेंट मजदूर हैं लेकिन नई भर्ती वो परमानेंट नहीं करते, धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो परमानेंट थे वो घटते जा रहे हैं। और हमारे जो कानून की जो सेफ्टी है वो है इन लोगों को जो परमानेंट है, डेली वेजेस वालों को या कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को उतनी वो उनकी सेफ्टी नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है सिस्टम वो दो प्रकार का है। एक तो ये है कि काम का कॉन्ट्रैक्ट दे देना मजदूरों को, आप जितना काम करोगे उसके मुताबिक आपको पैसा मिलेगा। अब इसमें भी मजदूर सोचता है, कह रहे मैं अगर 8 घंटे काम न करके 12 घंटे काम कर लूँ तो मुझे 1.5 पैसा मिल गया ना। तो वो जानबूझकर, हालांकि कानून है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना, वो मजदूर खुद 12 घंटे करना चाहता है और उसको लगता है कि ज़रा भी ढिलाई की और यूनिट के काम में लगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है कि वो काम जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, तो जो मजदूर हैं उनका जो एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्टर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट तो बदलता रहता है, साल के बाद 2 साल कॉन्ट्रैक्टर बदल गया तो मजदूर जो है उसका मालिक बदल गया। तो इस कारण से ये मिलिटेंसी अभी भी बस केवल गवर्नमेंट सेक्टर कह लो, वो भी जो परमानेंट वर्कर हैं वो या इस तरीके कोई उसमें कोई थोड़ा बहुत होता है, बाकी तो धीरे धीरे उनमें भी इतना कम होता जा रहा है कि कोई आंदोलन आपको दिखता ही नहीं ये हो रहा है। दत्तोपंत जी के 60वां वर्षगांठ मनाई गई ना? दत्तोपंत जी की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। हाँ, षष्ठी पूर्ति। कोई विशेष अनुभव आपको ध्यान में आया कार्यक्रमों का, घटनाओं का? नहीं, वो तो अच्छे कार्यक्रम हुए जगह जगह, क्योंकि उस समय तो बहुत अच्छा अपना काम था और थैली भेंट के भी कार्यक्रम हुए, अच्छा रिस्पांस था। यही और तो कोई अच्छे कार्यक्रम जगह नहीं, बहुत अच्छे। संगठन करने के लिए कोई विशेष बातें बताते होंगे, आप लंबे समय तक संगठन मंत्री रहे, कुछ बातें बार बार कहते होंगे, व्यक्तिगत रूप से भी आपकी बातचीत होती रहती होगी। वो उनका आग्रह ये तो रहता था कि भाई अपना बढ़ा चढ़ा कर बताने की बजाय जितना काम है उतना ही बताना, और फिर ये आग्रह रहता था कि साधारण मजदूर तक जाना, उनके साथ अपना संपर्क करना, केवल पदाधिकारी ही उन तक जाना ऐसा नहीं, ये उनका आग्रह रहता था। और फिर उनके कहने से ही ये बात ध्यान में आई कि भाई केवल कार्यक्रम में जाना, कोई प्रोग्राम रखेंगे तो आपने जाना, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो बिना प्रोग्राम के जाएं, वहाँ पर रहें कुछ दिन,
लोगों से मिलें, संपर्क करें, ये था। और एक और बात भी देखी उनके संगठन की दृष्टि से, धीरे धीरे हर चीज की तरफ उनका ध्यान जाता था, लेकिन धीरे धीरे। जैसे पहले पैसे की ओर इतना ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में आकर नहीं, मेंबरशिप करनी चाहिए। फिर पैसे का हिसाब किताब ठीक रखना चाहिए। तो उसके कारण से मेरा ख्याल है कि हम जितने भी संघ के अनुसांगिक संगठन हैं, उसमें मेरा ख्याल है, हो सकता है वो गलत हो, बीएमएस ही ऐसा संगठन है जिसने अपने हिसाब किताब की एक पद्धति पूरी डेवलप की। बाकी संगठन बाद में किए, कैसे हिसाब रखना, किस तरीके का रखना, रसीद बुक कैसे होनी चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए, और ये एक पद्धति बाकायदा पे लिखत कैश बुक कैसे होनी चाहिए, और लेजर डेली बुक का सब, इसकी ओर विशेष ध्यान देकर, और एक शुरू से एक ध्यान दिया गया कि हमारे यहाँ हम कैशियर नहीं शब्द प्रयोग करते, वित्त मंत्री, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये शब्द होता था। और फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब ये है कि केवल पैसा आया उसका हिसाब किताब रखना, ये नहीं, पैसा कैसे आना चाहिए ये भी होना चाहिए। फिर केंद्र को भी पैसा आना चाहिए, पैसा मजदूरों से ही आना चाहिए। और ये एक अच्छे एक्सपेरिमेंट हुए। ये तो पहले क्या होता था, शुरू शुरू में अपने को अधिवेशन करना है, कार्यक्रम करना है, तो शिक्षकों के पास जाना, दुकानदारों के पास जाना, पैसा इकट्ठा करना और कार्यक्रम कर लेना, या एक स्मारक छापना और एडवर्टाइजमेंट लेना। बाद में एक प्रांत ने, बंगलौर मतलब कर्नाटक में शुरू किया, वहाँ अधिवेशन हुआ था बेंगलोर में, जिसमें ये शेषाद्री जी आए थे और पागलों के। तो उन्होंने तय किया, करके दिखाया कि पूरे अधिवेशन का खर्चा मजदूरों से इकट्ठा करेंगे, अपनी मेंबरशिप से करेंगे और मजदूरों से इकट्ठा करेंगे, किसी बाहर वाले से पैसा नहीं इकट्ठा। तो उसके बाद फिर लोगों को ध्यान में आया कि ये हो सकता है, तो इस पर फिर आग्रह, तो अपना फिर बाद में पैसा जो है वो मेंबरशिप से जो आता था, वही पैसा केंद्र में भी आता था, अपना मकान भी बनाया, बिल्डिंग भी ली, मजदूरों के पैसे से। ये और संगठन की दृष्टि से भी हर प्रांत में एक संगठन मंत्री होना चाहिए, और संगठन मंत्री या तो संघ का मिला प्रचारक या कोई पूर्ण कार्य। केवल एक ऑफिस बेरर की लिस्ट में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इसलिए किसी को भी बना देना नहीं, क्योंकि फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं चलेगा। तो ये भी आगे रहता था। कोई व्यक्तिगत आपसे राम राम हुई, ऐसी कोई घटनाएं, कोई आपसे व्यक्तिगत बातचीत हुई हो बहुत सारी चीजों को लेके, कोई अच्छी बात के लिए, गलती के लिए? मेरे साथ तो नहीं, लेकिन एक मैं उस समय नया नया आया था, पंजाब में था, तो मेरे आने से पहले वहाँ हरियाणा में एक जगह जमुना नगर, तो वहाँ एक थापड़ की मिल थी, बहुत बड़ा उद्योग था, उसमें अपनी यूनियन बनी, एजिटेशन चली और निकाल दिए कुछ लोग। अब वो आखिर दम तक हम केस लड़ते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। उसमें एक यूपी का एक था
और उसका नाम था बखेड़ू सिंह, नाम ही बखेड़ू सिंह था। तो उस समय ठेंगड़ी जी साउथ एवेन्यू में रुकते थे, मतलब वहीं उनका निवास था, राय सभा में। तो जो भी कोई बाहर से आता था तो अपना कारण तो था नहीं रुकने की, उन्हें क्या है, तो वही रुका हुआ। तो ठेंगड़ी जी का बड़ा नाम था, तो उसको पता नहीं क्या सूझी, उन्हें ठेंगड़ी जी के टैची को जरा देख लिया खोल कर, तो उसमें 2 ही कपड़े थे। तो उसने बताया, कह रहे हम तो समझते थे मेंबर पार्लियामेंट है, इतने बड़े नेता हैं, उनके पास तो बड़े कपड़े होंगे। तो हमने देखा तो केवल एक कुर्ता, एक धोती टैची में, एक उन्हें पहना हुआ। ये सादा तो उनका था ही। और शुरू में उस समय 3rd क्लास में ही वो सफ़र करते थे। अच्छा। शुरू में उस समय 1st, 2nd, 3rd होता था, लेकिन उसी में ज़्यादा करते थे। एक बार हमने ये जो पोर्ट्स रहती हैं, सी पोर्ट्स, उसमें अपनी यूनियन बननी चाहिए। तो एक बंगाल में कोई यूनियन चलती थी, वो फिर हमारे साथ एफिलेट हुआ। तो ठेंगड़ी का स्वभाव था कि उनसे कोई भी कुछ मांगे, पैसा मांगा, पैसा दे दिया। तो एक कोई कार्यकर्ता था, तो उसने शुरू में तो अच्छा था, लेकिन बाद में लगा कि वो तो केवल इधर से पैसा लेने के लिए, मदद लेने के लिए ज़्यादा आता रहता है। तो उनको कोई पैसा देना था, और हम टैक्सी में जा रहे थे, ठेंगड़ी साथ में और वो था। तो बात चल पड़ी कि उनको वो पैसा दिया कि नहीं, और मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा ये तो पता नहीं, तो काफ़ी नाराज़ हो गए एकदम। फिर मैंने कहा, ठेंगड़ी आपने मुझे तो नहीं बताया, आपने किसी और को बताया होगा, अब जाकर दे देंगे। तो एकदम तो गुस्से में तो कूल भी हो गए, कहा हाँ ये आप ठीक कह रहे हो, मैंने किसी और को बताया, आपको नहीं बताया। तो ये तो था ही स्वभाव उनका। कार्यकर्ता को बहुत ध्यान देना। साउथ एवेन्यू में आते हैं, रुकते हैं, तो उनके चाय, कई बार खुद चाय बनाकर पिलाते थे, खुद तो पीते ही थे, पिलाते थे। तो बोला जीवन तो बहुत सादा था, ये तो मानना पड़ेगा। कभी उनको हम गुस्से में नहीं देखते, बहुत कम ही कभी क्रोध में आए होंगे कुछ ऐसा। कभी किसी हड़ताल में ऐसा कोई एग्रेसिव हुए हों आंदोलन में? आंदोलन में तो पता ना, एक तो ये पहला आंदोलन जो था लड़ा बीएमएस में, उसमें काफ़ी सीखने को भी मिला, तजर्बा नहीं था, इसमें नुकसान भी हुआ। तो निकाले गए, हम उनको रख नहीं सके। और बीएमएस की उस समय ये स्थिति भी नहीं थी कि किसी को बहुत मदद कर सकें या कुछ है। लेकिन उसको ठेंगड़ी जी ने बहुत स्वयं इंटरेस्ट लेकर, सीरियस होकर के, राजनेताओं को भी मिलना पड़ा तो मिले। उस समय वो एक चीफ मिनिस्टर थे, उनको मिले। तो हमारे उस समय राज किशन भगत जी होते थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने, जनरल सेक्रेटरी, वो उसमें पकड़े गए थे, जेल में थे काफ़ी देर। उसके कारण उनकी तो बैंक की नौकरी खतरे में पड़ गई। तो ठेंगड़ी जी के जो राजनीतिक संबंध भी रहते थे, उसके कारण से उनको बचा पाए। उनके संबंध तो हर एक से बहुत अच्छे, पॉलिटिकल लोगों से भी, खासकर दूसरी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के अच्छे उनके संबंध रहते।